हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। साथियों, इतिहास के विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इतिहास का एक टॉपिक है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, जिसका नाम हो जाएगा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे साम्राज्य हैं जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करी। तो याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। कितने महाजनपदों का? तो 16 महाजनपदों का यहां पर उदय होता है। 16 महाजनपद, और जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख हमें दो जगह से मिलता है, दो ग्रंथों से मिलता है। पहला ग्रंथ हो जाएगा अगुत्तर निकाय और हमारा दूसरा ग्रंथ हो जाएगा भगवती सूत्र। एक ग्रंथ हो जाएगा अगुत्तर निकाय और दूसरा हो जाएगा भगवती सूत्र। जो अगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो एक जैन धर्म का ग्रंथ है। और यहाँ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि इनमें से जो सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ा था उस महाजनपद का नाम हो जाएगा मगध महाजनपद। क्या नाम हो जाएगा? मगध महाजनपद। और जो मगध महाजनपद है, यहाँ पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया था, जो वंश आया था, उस वंश का नाम हो जाएगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो होता है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक का नाम बृहद्रथ ही होता है। और बृहद्रथ वंश के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें महाभारत और पुराणों से होती है। ठीक है भाई, महाभारत और पुराणों से हमें बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के बाद यदि आपसे कभी पूछा जाए कि मगध महाजनपद का सबसे पहला वंश या सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक भी बृहद्रथ था। और इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो महाभारत से प्राप्त होती है। ये महाभारत वही महाभारत है जिसका संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया है। और महाभारत में वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। 6वें पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है और इसी में गीता का सार है। अगर हम पुराणों को देखेंगे तो पुराणों की संख्या 18 है और इसमें सबसे प्राचीन पुराण जो हो जाएगा वो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और अगर आपको मत्स्य पुराण ऑप्शन में ना मिले तो आप आंसर लगा दीजिए वायु पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण जो हो जाएगा वो मत्स्य पुराण या फिर वायु पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण या फिर वायु पुराण हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाई, दूसरा वंश जो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा वंश जो होता है उस वंश का नाम हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश। और हर्यक वंश को एक और नाम से जानते हैं जो हो जाएगा पितृहंता। पितृहंता वंश के नाम से इसको जाना जाता है। और पितृहंता वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो शासक आए उन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद शासन किया था। यानी कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इस वंश का नाम हो गया है पितृहंता वंश। और पितृहंता वंश का जो संस्थापक हो जाएगा उसका नाम है बिंबिसार। इसका नाम हो जाएगा बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके जो अन्य नाम हैं, एक तो नाम हो जाएगा इसका शोड़िक, एक नाम हो जाएगा इसका शोड़िक। शोड़िक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत दूर दूर तक चर्चा थी।
क्योंकि मगध महाजनपद उस समय सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था और इस महाजनपद और इस शासक की जो चर्चा है वो बहुत दूर दूर तक हुआ करती थी, इसलिए इसका एक नाम स्तोरिक है और दूसरा नाम हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा क्षेत्रोजस। दूसरा नाम हो जाएगा क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस इसलिए कहा जाता था लगभग 8,000 गांव जो हैं, 8,000 गांव इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, यानी कि एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत ज़्यादा गांव या बहुत ज़्यादा क्षेत्र इसके शासनकाल के अंतर्गत आता था, इसलिए इसको स्तोरिक और क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ में आप याद रखिए कि जो बिंबिसार हुआ करता था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारी नीतियाँ अपनाई और बहुत सारी नीतियों में 3 नीतियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियाँ कौन कौन सी अपनाई? एक तो इसने अपनाई है मित्र नीति, और दूसरी नीति इसने अपनाई है विवाह नीति, और तीसरी नीति इसने अपनाई है युद्ध नीति। तो मित्र नीति, विवाह नीति और युद्ध नीति। इसने क्या किया था कि जो प्रमुख शासक हुआ करते थे, या तो वहाँ पर उसने मित्रता कर ली, जो अन्य प्रमुख शासक हुआ करते थे वहाँ उसने राजकुमारी या अपने घर से किसी का रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया, यानी कि वहाँ से विवाह हो गया तो संबंध बन गए। और अगर ये किसी दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करेगा तो जो आसपास वाले लोग हैं वो या तो इसके मित्र हैं या फिर इसके दामाद हैं या ये किसी का दामाद है। तो इस प्रकार से इसने रिश्ते स्थापित कर लिए थे और जो कमज़ोर राज्य हुआ करता था वहाँ पर इसने आक्रमण कर दिया और जो भी क्षेत्र मिलता था उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता था। अगर हम इसमें देखें तो मुख्यतः यहाँ पर विवाह नीति हो जाएगी। तो कौशल नरेश हुआ करते थे जिनका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन हुआ करती थी जिसका नाम था महाकोशला। प्रसेनजित की बहन का नाम क्या था? महाकोशला। महाकोशला के साथ विवाह किया। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो चेटक की पुत्री हुआ करती थी चेलन्ना। चेलन्ना के साथ विवाह किया। इसके अलावा एक क्षेमा या हेमा नाम मिलता है, तो क्षेमा या हेमा के साथ विवाह किया। और अगर युद्ध नीति के साथ में देखेंगे तो अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त जिसने की है वो हो जाएगा बिंबिसार। और इसके साथ में सबसे प्रमुख बात हमें याद रखनी है, यहाँ पर देखिए भाई, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर याद रखनी है कि मगध की जो राजधानी बनी, मगध की जो राजधानी बनी तो राजधानी बनाएगी राजगृह। राजगृह, यहाँ पे राजगृह के स्थान पर आपको मिल सकता है गिरिब्रज। क्या मिलेगा? गिरिब्रज। और गिरिब्रज जिसके स्थान पर बना था उसका नाम हो जाएगा कुशाग्रपुर। ठीक है, गिरिब्रज किसके स्थान पर बना हुआ है? कुशाग्रपुर के स्थान पर बना हुआ है। और गिरिब्रज का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। तो मगध की राजधानी सबसे पहले जो बनाई गई थी वो राजगृह बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा बनाई गई थी। आगे हम देखेंगे कि राजगृह राजधानी बदल दी जाती है। उदयन आएगा वो पाटलिपुत्र को बना देता है, उसके बाद कालाशोक आएगा वो वैशाली को बना देगा, और उसके बाद शिशुनाग जो है वो वैशाली को बनाता है, और कालाशोक आता है तो वो पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। तो इस प्रकार से जो राजधानी है वो बदलती रहती है। अच्छा, राजगृह को ही राजधानी क्यों बनाया था? तो इसके पीछे कारण ये था कि जो राजगृह है ना वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगृह एक ऐसी जगह है जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी, इसीलिए इसको राजधानी बनाया गया। इसके अलावा देखिए भाई, इसके बाद में होता यह है कि इसका जो बेटा होता है और उस बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, और जिसका नाम हो जाएगा अजातशत्रु। क्या नाम हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अपने पिता के साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। अजातशत्रु को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम हो जाएगा कुड़िक। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कुड़िक के नाम से कौन जाना जाता है तो अजातशत्रु जाना जाता है। अजातशत्रु के महत्वपूर्ण कार्य ये थे कि देखो, जब बिंबिसार का विवाह होता है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ में, तो बिंबिसार को दहेज में काशी मिलता है। और जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी तो प्रसेनजित ने काशी को छीन लिया।
लेकिन अजातशत्रु शांत नहीं बैठने वाला। अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, सॉरी, प्रसेनजित पर। अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया, तो प्रसेनजित पर आक्रमण किया। प्रसेनजित कहाँ का शासक था, तो कोसल महाजनपद का था। ये कोसल महाजनपद का एक शासक हो जाएगा। इसके साथ आक्रमण करता है और प्रसेनजित की एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम होता है बाजीरा। पुत्री का नाम होता है बाजीरा। तो बाजीरा के साथ अजातशत्रु ने विवाह कर लिया। अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब प्रसेनजित था तो उसने दहेज जो है, दहेज के रूप में काशी दिया था। तो जब अजातशत्रु ने आक्रमण किया, बाजीरा से विवाह कर लिया ज़बरदस्ती और काशी को भी छीन लेता है। तो एक ही वंश से यहाँ पर दो विवाह होते हैं। सबसे पहला विवाह किसके द्वारा किया गया, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा के साथ विवाह किया और काशी को भी छीन लेता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अजातशत्रु है इसका एक सलाहकार हुआ करता था। अजातशत्रु का एक सलाहकार हुआ करता था और उस सलाहकार का नाम हो जाएगा ठीक है। देखिए अजातशत्रु का एक सलाहकार हुआ करता था और सलाहकार का नाम हो जाएगा तपस्सु। सलाहकार का नाम क्या हो जाएगा, तपस्सु हो जाएगा, जिससे ये सलाह लेता था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे, अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करना भी चाहा था, लेकिन अन्य महाजनपदों के आक्रमण की वजह से या उनके डर की वजह से इसने राजधानी को परिवर्तित नहीं किया था। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए अगला शासक इसमें जो आ जाता है, जो अगला शासक आ जाएगा इसके बाद में, उसका नाम हो जाएगा उदयन। उदयन उदयन ने राजगृह के स्थान पर जो राजधानी अपने स्थानांतरित कर ली थी वो कर ली थी पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो शासक होता है वो उदयन होता है। उदयन के बाद में अगला शासक बनेगा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक आ जाएगा मुंडक और मुंडक के बाद अगला शासक आ जाएगा नागदशक। नागदशक। ठीक है। मुंडक के बाद में जो अगला शासक आ जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा, नागदशक हो जाता है। देखिए भाई नागदशक हो जाएगा। ठीक है। और नागदशक की हत्या कर दी जाती है और बाद में नया वंश आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा शिशुनाग वंश। इनमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अगला जो वंश आ जाएगा उसका नाम है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हो जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक का नाम हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ पर लेके आया, ये वैशाली लेकर आया। शिशुनाग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है वैशाली में राजधानी लाना। और शिशुनाग का एक पुत्र होता है जिसका नाम है कालाशोक। इसका नाम हो जाएगा कालाशोक। और कालाशोक को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम हो जाएगा काकवड़। काकवड़। तो काकवड़ के नाम से कौन जाना जाता है, कालाशोक। और काकवड़ नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जैन ग्रंथ दिव्यवदान में मिलता है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवदान, वहाँ पर एक नए नाम का उल्लेख मिलता है जिसका नाम हो जाएगा काकवड़। इसके साथ में याद रखिए कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है वो कालाशोक या काकवड़ के शासनकाल में होता है। और इसके द्वारा जो राजधानी लाई गई दोबारा से वो लाई गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाने वाला जो शासक हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा काकवड़ या फिर कालाशोक हो जाएगा। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगला जो वंश आ जाएगा यहीं पर, उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा
नंद वंश का संस्थापक है जिसका नाम है महानंदिन। महानंदिन। और अगर महानंदिन ऑप्शन में ना मिले तभी आप लगाएंगे महापद्मनंद। महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन था? तो महानंदिन की दासी का पुत्र हुआ करता था और इसने महानंदिन को मार दिया था। ठीक है, महापद्मनंद ने महानंदिन को मार दिया था और बाद में जो सत्ता है वो इसके हाथों में आ जाती है। महापद्मनंद को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सर्व छत्रो संहारक। सर्व छत्रो संहारक के नाम से किसको जाना जाता है? तो महापद्मनंद को जाना जाता है। इसके अलावा और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपरो परशुराम। इसको कहा जाता है अपरो परशुराम। ठीक है, इसी को कहा जाता है भार्गव। इसी को क्या कहा जाएगा? भार्गव कहा जाता है। भार्गव क्यों कहा जाता है? देखो, अपरो परशुराम का मतलब दूसरा परशुराम और भार्गव का मतलब भी होता है परशुराम। तो ये क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा जाता है, सर्व क्षत्रो संहारक। और इसने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लिया था, यानी कि मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा जिसके शासनकाल में और आगे बढ़ा था वो शासक हो जाएगा महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद में अंतिम शासक जो आ जाता है, अंतिम शासक जो आ जाता है उस शासक का नाम हो जाएगा धनानंद। धनानंद जो होता है वो सबसे क्रूर शासक होता है, सबसे बेकार शासक होता है। वो मद और मदिरा में हमेशा तल्लीन रहता है। चाणक्य जो हैं वो इसी के समय के होते हैं, इससे पहले के ही होते हैं। हालांकि चाणक्य जब ये मगध का शासक होता है उस समय एक आक्रमण होता है विदेशी, जिसको कहेंगे सिकंदर का आक्रमण। और जब सिकंदर का आक्रमण होने वाला होता है तो चाणक्य के द्वारा मगध के शासक धनानंद से ये कहा जाता है कि अगर भारत के शासक एक हो जाएं तो हम सिकंदर को हरा सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत विशाल सेना है। लेकिन उसी दौरान होता यह है कि चाणक्य के द्वारा ये बात कही जाती है और धनानंद के द्वारा चाणक्य को दरबार से निकाल दिया जाता है, उनका अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और तभी वो शपथ लेते हैं कि मैं अब तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आऊँगा और हमें अगर अपने राष्ट्र का निर्माण करना होगा या राष्ट्र की रक्षा करनी होगी तो मैं खुद राजा बना लूँगा। और इसी दौरान उनके द्वारा एक राजा की खोज करी जाती है और जो राजा मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत में विजय की पताका फहराता है। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत जो